नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल समाज बल्कि हमारे भविष्य यानी बच्चों और युवाओं को सीधे प्रभावित कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि 14 से 15 साल का बच्चा नशे की लत में कैसे पड़ जाता है? कभी स्कूल के बाहर, कभी कॉलेज के कैंपस में, तो कभी दोस्ती के नाम पर नशा अब फैशन नहीं, एक आदत बनती जा रही है। चाहे ड्रग्स हो, शराब, सिगरेट, हुक्का या नशे वाले इंजेक्शन, इन सब की पहुंच अब नाबालिग तक हो गई है। इस पर और भी अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है सामाजिक कार्यकर्ता तस्नीम मर्चेंट जी और साथ ही जनरल फिजिशियन डॉक्टर मनोज अग्रवाल। स्वागत है आपका तस्नीम जी और मनोज जी। सबसे पहले मैं तस्नीम जी के पास जाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि कम उम्र में नशे की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी यानी जिज्ञासा है या इसके पीछे कोई बड़ी सामाजिक चूक है, या नशे की लत शुरुआत में मजाक होती है या बाद में आदत बन जाती है? जी, ये जो नशे की लत है जो बाल्यावस्था से शुरू होती है, किशोरावस्था में ज्यादातर हम देखते हैं कि नशे के आदी हो रहे हैं आजकल बच्चे। तो ये तो है, एक कारण है कि ये जिज्ञासावश होता है। जी लेकिन इसी के साथ साथ इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी हैं। इसका एक कारण ये भी होता है, जो निम्न तबका है, जो निचले वर्ग का है, निर्धन तबका है, वहां पर जो बच्चे हैं वो नशे के आदी होते हैं। तो उसके लिए जो है उनका जो सामाजिक ढांचा है, जो निम्न वर्ग का, उसमें ऐसा है कि घर के बड़े भी नशा करते हैं। तो वो देखते हुए उनके लिए नशा जो है वो एक आम बात लगती है उन्हें। तब वो नशा करते हैं, उनको मतलब ये चीज कोई बड़ी नहीं लगती और उन्हें उसमें एक थोड़ा सा अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो उनका ग्रुप होता है, क्योंकि मैं बाल कल्याण समिति में भी थी, तब वहां पर मैंने इस तरह से हमेशा दृष्टिगत किया। तो इस तरह के जो मतलब कारण होते हैं, इसकी वजह से भी वे नशे के आदी होते हैं। मध्यम वर्ग में भी आजकल हम किशोर बच्चों को देख रहे हैं कि वे नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। उसका कारण जो है, उन्हें परिवार से जो है वो जुड़ाव नहीं मिल पाता है और कहीं ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे कि वे नशे की ओर प्रेरित होते चले जाते हैं। और उच्च वर्ग में भी निम्न वर्ग की तरह नशा जो है वो ज्यादातर पारिवारिक पृष्ठभूमि में आम होता है। तो उन्हें भी मतलब इस चीज के लिए कोई सामान्य बात लगती है, इस वजह से वे नशे पे पड़ जाता है जिज्ञासावश। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें उस चीज की लत लगती जाती है। जी तो जी इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में जो है वो हर वर्ग में बच्चों में आजकल नशा जो है वो तीव्र गति से फैलते जा रहा है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नशे की शुरुआत शरीर को किस स्तर पर प्रभावित करती है? क्या शुरुआत में इसका असर नजर आता है लेकिन अंदर ही अंदर शरीर क्या खोखला होने लग जाता है? जो भी युवा अभी आपको सुन रहा है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि तस्नीम जी ने बताया कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति या बच्चा एक जिज्ञासा वश करता है या उत्सुकता वश करता है या उसकी देखो देख करता है या उसको कोई ना कोई ये बताता है कि इससे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, तो वो इस तरह से शुरुआत करता है। लेकिन आप देखिए, धीरे धीरे उन बच्चों में वो सामान्य व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगेगा। अगर एक बच्चा अकेला उसे एकांत रहना बहुत अच्छा लगने लगेगा, वो बाथरूम में बहुत बहुत देर तक समय बिताएगा, वो आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, वो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ जाएगा, वो ज्यादातर शहर घर के बाहर रहना पसंद करेगा। उसकी आंखों से पता चल जाएगा कि उसकी आंखें किस तरह से उस पे आंखों पे असर पड़ता है। उसका खाने के अंदर पता चल जाएगा, उसको धीरे धीरे भूख लगना बंद हो जाती है अगर लीवर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है। तो जी इस जी। तरह के असामान्य व्यवहार से माता पिता को पता चल जाता है। तस्नीम जी, देखा ये भी जाता है कि बच्चे स्कूल में ही नशा कर रहे हैं छिपकर। नशे का पहला कदम यानी स्कूल के बच्चे इसमें कैसे फंस रहे हैं? क्या स्कूलों की निगरानी फेल हो चुकी है? क्या स्कूल कॉलेज प्रशासन जो बच्चों को दिन का सबसे ज्यादा संभालते, तब देखा जाता है कि बच्चे जाते हैं तो स्कूल और कॉलेजों की निगरानी में वो बने रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा पा रहे हैं? क्या निगरानी और काउंसलिंग व्यवस्था जरूरी हो गई है या फिर नाकाम होती जा रही है?
यकीनन काउंसलिंग व्यवस्था जो है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हम देखते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेज तो बहुत आगे की बात है, स्कूल्स में अभी भी बहुत मतलब हम लोगों जो हमारा जो मतलब इंडिया में अभी भी मतलब स्कूल्स में कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है वहां पर। और सभी स्कूल्स में तो नहीं है, अभी तो शुरुआत में है, ये बहुत ही शुरुआती अवस्था में है हमारे यहाँ की मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति स्कूल्स में। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चों का जो है वो शिक्षकों का और स्कूल के जो मतलब स्टाफ है उससे मतलब बच्चों की दूरी होते जा रही है। उसका रीजन ये है, जो पुराना जो दौर था उसमें ये था कि शिक्षक जो है उससे मतलब एक आत्मीय बंधन होता था बच्चों का, जैसे जी। परिवार से होता था वैसे ही आत्मीयता होती थी। आजकल चूंकि नियम भी कुछ ऐसे हैं कि बच्चों को डांटा ना जाए, बच्चों को बोला ना जाए, तो कहीं हम्म। कहीं शिक्षकों का भी ऐसा हो गया है कि बच्चों को अगर कुछ ऐसा देखते भी है या महसूस भी करते हैं तो वो थोड़ा सा निग्लेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम यदि परिवार को इस चीज की सूचना देंगे तो परिवार इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा या कैसे लेगा। तो थोड़ा सा ये एक जो आत्मीयता वाला बात है वो दूर होते जा रही है, कम होती जा रही है, परिवार में भी, समाज में भी और स्कूल में भी। तो इस तरीके से बच्चों को मतलब एक देखरेख का जो मतलब एक वो चैनल होता है वो टूटता जा रहा है। तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा अपना स्वतंत्रता महसूस होती है और जिज्ञासा है ही, तो वो इसलिए वो उनको उसी में जहाँ फिर रास्ता आगे मिलता है। बढ़ते जाते हैं और उसी लत के शिकार होने जी लग जी जाते हैं। जी जी। जी, बिल्कुल 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 यही हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नशे की लत मस्तिष्क पर कैसे असर डालती, खासकर जब बात कम उम्र के किशोरों की हो, जिनका दिमाग और शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, मैच्योर नहीं हुआ था। क्या लगातार नशा करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या आक्रामकता जैसी कोई समस्याएं हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, नशे में जो कई तरह के नशे होते हैं, कुछ होते हैं डिप्रेजेंट होते हैं, कई लोग उत्तेजित करने वाले नशे होते हैं, कोई हेल्यूसिनेशंस वाले हैं, किसी में नींद आती है हल्की सी। तो ऐसी कई तरह की नशे होते हैं। तो बच्चे जनरली जब उनका परीक्षा का समय होता है तो वो सोचता है कि कुछ इस तरह की चीजें हैं, जैसे एक धारणा बनी हुई है कि स्मोकिंग करने से जल्दी नींद नहीं आएगी, हमें ताजगी बनी रहेगी। इसी तरह गुटखा खाने वाले जो लिखने वाले लोग हैं, उनमें इस तरह की एक गलत धारणाएं हैं कि इस तरह से नशा अगर करके हम कुछ करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, जबकि बिल्कुल इसका उल्टा है। आपको थोड़ी देर के लिए क्षणिक आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब आपको उत्तेजना होती है, आपको अच्छा लगना लग जाता है, क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर जो है वो रिलीज होते हैं, तो आदमी को एक अच्छा महसूस होता है। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। आप देखिए, धीरे 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 वो व्यक्ति उस चीज का आदी होने लग जाता है, और जब एडिक्शन होने लग जाता है तो उसका मस्तिष्क उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। उसको जब तक वो चीज नहीं मिलेगी, वो नशा नहीं मिलेगा, जब तक वो बेचैन रहेगा, उसको पसीना आएगा, उसको घबराहट सी रहेगी, वो बिल्कुल इस तरह से तड़पता है। तो रात में उसको नींद नहीं आना, उसको छोटी छोटी चीजें भूल जाना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाना, क्योंकि नुकसान होता है। जैसे पढ़ाई के समय अगर किसी ने कोई नशा या इस तरह की चीजें कर ली तो उसकी पढ़ाई भी इफेक्ट होगी, उसकी वर्क प्लेस पे अगर है वो कोई काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो धीरे धीरे वो चीजें, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो विड्रॉल्स बोलते हैं, आप देखिए जैसे भी कोई शराब पीता है तो उसके हाथ कांपते हैं, जी। तो हाथ कांपने लगेंगे उसके, उसकी चाल लड़खड़ाएगी, उसकी जबान लड़खड़ाएगी, उसको प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसी तरह के वाले हैं। उसमें आप देखिए सबसे हानिकारक एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं निकोटीन। वो निकोटीन की वजह से ही उसको बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में निकोटीन चाहिए, तो इसलिए वो तंबाकू के रूप में, धूम्रपान के रूप में, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इस तरह की चीजें उसको चाहिए। और कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क को, मैंने बताया कि उसके तंत्रिकाओं को हानि पहुंचाता है, और उसकी जो याददाश्त है वो कमजोर होने लग जाएगी, वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगी, उसको नींद आना कम हो जाएगा, उसको बेचैनी होगी, याद रखने में कमी आएगी, वो बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, एकांत चाहेगा, घर वालों से झूठ बोलेगा। वो इस तरह के धीरे धीरे बदलाव उसमें आने लग जाते हैं, और इनको चूंकि धीरे आप, धीरे जैसे। जी जी जी, जी हाँ, बताइए। मैं पूछना चाहूंगी, आप चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, तो नशे में धुत या फिर डिप्रेशन से कोई आत्महत्या जैसे केस भी आपके सामने आए हैं? आप देखिए, ये जो नशा है, जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं, उनमें ज्यादातर जो, अगर आप मेन कारण देखेंगे, उसमें नशा है। नशा जी। करके वाहन चलाना,
आप जितने तलाक हो रहे हैं, जो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है, उसके अंदर ज्यादातर जो एक कारण है वो है नशा। पति नशा करता है और पैसे की हमेशा किल्लत बनी रहती है, घर में मारपीट करता है, इस तरह से होता है। जितनी सुसाइड की अटेम्प्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नशा है। चोरी, डकैती, बलात्कार, हिंसा, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है उसका मूल कारण नशा कहीं ना कहीं नशा है। है। जी। जी। तस्नीम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस बढ़ती लत के कारण के पीछे क्या पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या डिजिटल दुनिया से दूरी बढ़ा दी है? माता पिता बच्चों की दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या ये आधुनिक जीवन शैली की मजबूरी है या लापरवाही है? क्या पेरेंट्स को फ्रेंडली पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाने की जरूरत है? इसके कई कारण हैं। जी। एक तो ये बात है कि बच्चे पर माता पिता अनचाहे, ऐसा नहीं है कि ऐसा हम्म। कि जीवन शैली की मजबूरी भी तो है। और हम्म। दूसरा है कि कुछ बच्चों पर मतलब अ, अ, ऐसा यानी एक ट्रस्ट लेवल कुछ बढ़ता जा रहा है, या लापरवाही भी कह सकते हैं माता पिता की। ये एक कारण है, जरूर है। और दूसरा, माता पिता का आजकल हम देख रहे हैं परिवार में आपस में भी एक दूसरे में सामंजस्य के ना होने से बच्चों के प्रति जो है पेरेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो बच्चे जो है मतलब अपने आप में परिवार में भी एक न्यूक्लियर मतलब मतलब बॉडी वो के एक रूप में अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, उस हाँ वजह जी। से वो जी। जी जी उसमें जी आगे और बिल्कुल। बढ़ते जा और रहे ये हैं। जी, और समाज में ये हो रहा है कि अब नशा, मुझे जहां तक ये लगता है कि आसानी से उपलब्धता भी हो गई है बच्चों को ये पता है कि हमें नशा चाहिए है, या हमें कहीं से मिल गया है, तो अब हमें पता है कि इसका रास्ता कहाँ है, हमें कहाँ से ये उपलब्ध हो रहा है, हमें कहाँ से मिल रहा है, मतलब मिलना है। तो ये चीजें हैं। माता पिता को ये पता ही नहीं है कि घर में से बच्चा अगर भाई नशा ले रहा है तो कहीं ना कहीं से तो इसकी उपलब्धता है, और यदि वो कहीं से खरीद रहा है तो इसके लिए उसके पास ऐसा क्या मतलब साधन है जिससे वो ले रहा है। यानी बच्चे पर माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं, या परिवार जो है आजकल जो है वो सिंगल फैमिली का रूप मतलब चलन है। पहले मतलब क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बच्चों पर परिवार के जो है लोग और अन्य भी जो है घर के बड़े हैं वो ध्यान देते थे। अब बच्चों अपने आप में ही अकेला है, आधुनिक जीवन शैली के कारण माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या माता पिता खुद अपनी ही सभी कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस ध्यान मतलब उसे मतलब बच्चों को वो प्रायोरिटी में नहीं रख पा रहे हैं। तो उस वजह से बच्चों को अकेलापन भी महसूस होता है, और बच्चों के लिए उपलब्ध है चीज तो वो उस तरफ जा रहे हैं। इससे क्योंकि आजकल बच्चों ऐसा को देखा भी जा रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बाहर शहरों में रह रहे हैं, तो उनको ऐसा समझ आता है कि हमारे पेरेंट्स हमको नहीं देख पा रहे, तो हम खुलेआम नशा करेंगे, जी कौन हमको देख रहा है। तो उस चीज में भी वो अपने फ्रेंड्स में घुल मिल जाते हैं, नशे की लत में आ जाते हैं। और मैं जैसे कि अभी आपने बताया कि उनको नशे की चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो क्या पुलिस और प्रशासन की भूमिका में कहीं कमी रह गई है, या पुलिस और प्रशासन की भूमिका कितनी प्रभावी है इन सब चीजों में? बिल्कुल। प्रशासन की भूमिका इसमें है। पहले परिवार है तो प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। मुझे ये लगता है कि इस चीज के लिए प्रशासन को जो है नशे की उपलब्धता को, जो नशा इतनी आसानी से अगर बच्चे को भी उपलब्ध हो जा रहा है, एक किशोर को भी उपलब्ध हो जा रहा है, मतलब ये बहुत आसानी से मिल रहा है। इतनी आसानी से मिल रहा है कि ये बच्चे को उपलब्ध हो जा रहा है, युवा को उपलब्ध हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मतलब लचर व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। यदि इस चीज को रोका जाए प्रशासन के द्वारा, इस पर मतलब कड़क पाबंदी लगाई जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी से जैसे उपलब्ध हो जाएगा, और बच्चा इसको आसानी से प्राप्त करके और इसको सेवन करके। बच्चा तो अगर छोटा बच्चा है तो वो तो नादान है, उसे नहीं पता कि मैं जी। इसके मतलब मुझे दूरगामी परिणाम क्या प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन वो तो ले रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसको मतलब उसके दिमाग को, उसके नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए एक मतलब संतुष्टि मिल रही है, तो उसे मजा आ रहा, फिर वो बार बार उस चीज को ले रहा। तो इस चीज के लिए अगर वो बार बार उपलब्ध हो रही है, मतलब उसके लिए वो चीजें आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, इसीलिए वो ले रहा। तो इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इस चीज पर रोक लगाए।
कि पहले प्रशासन अगर इसको रोक लगा लेगा, अगर इस चीज के लिए उपलब्धता आसान नहीं होगी, और इस चीज की उपलब्धता आसान नहीं होगी, यदि वो थोड़े से कम पैसों में भी अगर बाहर उपलब्ध है और एक बच्चे के पास वो थोड़ा सा पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, वो बाद में फिर इस चीज के लिए वो बुराइयां करता है, चोरी है, ये है, मतलब घरों में भी, परिवारों में भी चोरियां करता है। तो वो चीजें जो है वो सब, मतलब एक चीज से कई चीजों के मतलब दूरगामी परिणाम, मतलब जी जो जी। है वो दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये चीज के लिए रोकना है, इसके लिए प्रशासन का कार्य है। चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो ऐसा जैसे कि बच्चे, अभी जैसा मैंने बोला आपको कि बच्चे बाहर रह के भी पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगी पेरेंट्स को कि अगर बच्चे बाहर है तो उन पे किस तरह की निगरानी रखें, या क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूंगी माता पिता से कि अगर बच्चे अपने बाहर है तो सबसे पहले तो माता पिता की ये मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वे उन्हें नैतिक तौर पर इतना मजबूत करके भेजें, और उनका मतलब उनके लिए मतलब उनकी पहले पहले काउंसलर तो माता पिता ही होते हैं बच्चों के। जी तो माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को मतलब इस तरह से पूरा तैयार करके भेजें, तटस्थ करके भेजें कि बच्चों को किसी बुराई में नहीं पड़ना है, बच्चों को बराबर बुराइयों के दुष्परिणाम बताए, बार बार बताते रहे उन्हें, मतलब बार बार इस चीज के लिए उन्हें समझाते रहे उन्हें। ये जरूरी नहीं है, आजकल तो कई माध्यम उपलब्ध हैं कि बच्चों से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बच्चों पर निगरानी बराबर रखते रहे, बच्चों को जाने अनजाने उनके पर विजिट करते रहे, बार बार उनसे बातें करते रहे, और इस चीज के लिए कभी ना कभी बातों में ऐसा भी ना लगे कि हर बार बच्चे मतलब नसीहत ही देते रहते हैं, लेकिन उनसे इस तरह से कनेक्शन रखें कि वो बच्चे जो है इस तरह की बातों को अवेयर रहे। बच्चों जी को भी अवेयर करना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को आप बार बार इसके दुष्परिणामों से अवेयर करते रहे, तो बच्चा कभी भी उस तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो और अपने साथी लोगों को भी, अपने साथ के बच्चों को भी इस चीज से जाने से रोकेगा। तो जी इसकी जी। तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को बाहर तो भेजे, क्योंकि इस चीज से वो रोक नहीं सकते, ये आज की जरूरत है, लेकिन बच्चों को इस चीज के लिए बार बार समझाइश देते रहें, और बच्चों से कनेक्टेड रहे, बच्चों से शारीरिक रूप से नहीं, बाकी आत्मीय रूप से और मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से कनेक्टेड रहे, तो जी बच्चा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, नशे के शिकार व्यक्ति को इलाज के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है? क्या सिर्फ दवाइयों से इलाज संभव है, या फिर काउंसलिंग और सामाजिक सहयोग भी जरूरी हो जाता है इन सब में? मैं आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। मनोज आवाज जी, नहीं। मैं ये पूछना चाह रही थी, नशे के शिकार व्यक्ति को इलाज के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है? क्या सिर्फ दवाइयों से इलाज संभव है, या फिर काउंसलिंग और सामाजिक सहयोग भी जरूरी होता है इन सब में? देखिए, मुझे आवाज तो क्लियर नहीं आई है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैसे पिछले 15 से 20 सालों से एक नशा मुक्ति केंद्र संचालित कर रहे हैं। तो हमारे पास जो नशाखोर या तो बच्चे आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं उससे साथ में, या युवा आते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले तो उनकी जो है ना, उनका उनसे बिहेवियर जो है, उनसे हम लोग भावनात्मक बातें करें, उनसे उनकी सुने ज्यादा से ज्यादा, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे कारण क्या था नशा करने का। हम उसकी आलोचनात्मक या हम उसे प्रवचनात्मक रूप से ना लें कि ये बुरा है, ये बेकार था, तुमने जीवन गंवा दिया, इस तरह ना लेके उससे जी। उसकी बातें सुने। जब उसको लगता है कि मैं इस जगह पे आया हूं जहां पर मेरी इस समस्या का समाधान होगा, मेरी जो परेशानियां हैं उसको सुना जा रहा है, और उसका कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो सबसे पहले हम उसको परामर्श देते हैं, और परामर्श देने के बाद हम कोशिश करते हैं कि वो किन कारणों की वजह से नशे की तरफ आकर्षित हुआ है, तो उन कारणों को हम करें। जैसे कि पहले वक्ता ने बताया कि कई बार ये होता है कि बच्चा अपने परिवार में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, जिसकी वजह से वो नशे की तरफ चला जाता है। जी छोटी छोटी सिंगल फैमिलियां हैं, बड़े शहरों में माँ बाप दोनों वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, बच्चा अकेला रहता है, किन दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती हुई है, वो लोग किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, कैसा उनके साथ नशे का व्यवहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एकांत फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, कहीं वो बातें शेयर नहीं कर पा रहा है अपने माँ बाप से, जो माँ बाप उसको ज्यादा बूस्ट करते, उसका मनोबल बढ़ाते। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें उसकी हम लोग परामर्श देते हैं, तो व्यक्तिगत परामर्श देते हैं,
फैमिली परामर्श देते हैं कि क्या परिवार में ऐसा कहीं संस्कृति में है या घर में कोई ऐसा वातावरण है कि पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या कोई अन्य सदस्य पीता है या ऐसा माहौल है जहां पर वो जी। शराब पी रहा है। क्योंकि अगर बच्चा संभल भी जाएगा तो वो परिवार के उसी माहौल में वापस जाएगा। तो देखते हैं, परिवार का परामर्श करते हैं, तो उसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री की क्या कारण है। कहीं आर्थिक कारण से हो रहा है, कहीं पढ़ाई के कारण कोई जोर जबरदस्ती है कि उसके ऊपर प्रेशर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उसका परामर्श के द्वारा करते हैं। दूसरा जो फेज आता है, जो आपने बताया कि हमारे पास कई बार ऐसे नशे के आदी आते हैं, जैसे शराब का क्रॉनिक, जो बहुत सालों से शराब का नशा कर रहे हैं या कोई अन्य गंभीर रूप से कोई बड़ा नशा कर रहे हैं, उनको हम अगर ये समझाइश देंगे तो क्योंकि वो फिजिकल डिपेंडेंसी में चले गए हैं, उनका अगर वो नशा नहीं करेंगे तो उनके हाथ कांपेंगे, उनको नींद नहीं आएगी, उनका खाना जो है, उनको खाना नहीं खा पाते हैं, आधी रोटी में उनका पेट ऐसा लगता है फूला फूला, और पसीना पसीना हो जाते हैं, घबराहट होने लग जी। जाती है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम नशा छोड़ते हैं लेकिन दूसरे दिन हमें विड्रॉल्स आते हैं। यानी ऐसी परेशानियां आती हैं नशा छोड़ने से जो वो सहन नहीं कर पाते और पुनः वो नशे की तरफ चले जाते हैं। तो हम जो पूरा एक हफ्ता हम उनके विड्रॉल्स को देखते हैं, अगर उन्हें नींद नहीं आ रही है तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनसे उनको नींद आए। खासतौर पर जो मैं नशा मुक्ति केंद्र में जो पुनर्वास केंद्र की बात कर रहा हूँ, उनको घबराहट हो रही है तो इस तरह की उनका बीपी, उनका पल्स देखते हैं, उनका टेम्परेचर देखते हैं, उन्हें अन्य कोई बीमारियां तो नहीं है। धीरे धीरे जब वो हमारे विड्रॉल्स पीरियड उनका खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनका योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, उनको समझाइश, काउंसलिंग, ये सब समन्वित रूप से चलता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जैसे उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, क्योंकि वो नशा करते हैं, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उनको इस तरह की चीजें देते हैं। तो उसकी जब डिटॉक्स, पूरी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन का एक फेज रहता है। जब पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उसके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हम उनको देते हैं, कैल्शियम, आयरन देते हैं, उनका डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, उनकी मानसिक रूप से हम उनको मजबूत करते हैं। तो ऐसा एक समन्वित पूरा का पूरा लगभग 15 से 1 महीना, 20-25 दिन से लेकर 1 महीने तक हम उनको अपने नशा मुक्ति केंद्र में रखते हैं। उनको हम टास्क देते हैं छोटे छोटे, ताकि उनका पता चले कि वो कितना मजबूत है, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे एक समन्वित चिकित्सा के रूप से, समन्वित रूप से हम उनको नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि यहाँ से निकलने के बाद नशा मुक्ति केंद्र से उसके बाद उसका फॉलोअप लेते हैं, उसको हर हफ्ते बुलाते हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या नशा छोड़ने के बाद वो महसूस कर रहा है, क्या दोबारा वो ऑब्स्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जिनके नशे की तरफ वो जाना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें हम बाद में भी उनका फॉलोअप लेते हैं। इस तरह हम पूरा वो जो नशे से ग्रस्त व्यक्ति है उसको शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं, मानसिक रूप से मजबूत करते हैं, उसको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। या तो हम उसको कार्य से जोड़ें, रोजगार से जोड़ें, अध्यात्म से जोड़ें, म्यूजिक से जोड़ें, खेल से जोड़ें। हम तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति या एक छात्र या एक युवा ये 3 चीजें कर लें, वो जिम ज्वाइन कर ले या योगा करे, प्राणायाम करे, तो उसका शरीर मजबूत होगा। वो मंदिर या मस्जिद या ऐसी आध्यात्मिक क्षेत्र केंद्र में जाने लगे तो उसका मानसिक रूप से मजबूत होगा। और वो एक लाइब्रेरी लगा ले या शिक्षा से जुड़ जाए कहीं ना कहीं, तो वो बुद्धि भी उसमें आएगी। तो बुद्धि और आपका अध्यात्म और शरीर, ये तीनों मजबूत होंगे और उसके बाद उसकी धीरे धीरे वो समाज में मुख्य धारा में आ जाता है। इस तरह का हम पूरा एक समन्वित कार्यक्रम हमारा रहता है नशा मुक्ति जी के जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तस्नीम जी और मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।